हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में मॉडल पेपर 2016 के। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान के 2016 से 22 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर लिया था। तो अब हम लोग उसके आगे देखेंगे, यानी अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉडल पेपर के सीरीज को, जो होगा आपका 2016 से 2023 तक के सभी विषयों के मॉडल पेपर का सीरीज हम लोग करवाएंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के मॉडल पेपर को, जो कि आपका है 2016 का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया आपका परीक्षा का नाम है, प्रश्न पत्र है, कौन सा पेपर है, कितने घंटा समय और कितना इसमें नंबर मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय में, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है गीजू भाई, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दीवा स्वप्न पुस्तक जो है, इसके लेखक की अगर हम बात करें तो इसके लेखक आपके हैं गीजू भाई, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? अनौपचारिक शिक्षा की इनमें से कौन सी विशेषता है? ऑप्शन है ए दिया गया है स्थान निश्चित नहीं होता, बी में दिया गया है समय निश्चित नहीं होता, सी स्वतंत्र होती है, डी उपयुक्त सभी। तो क्या अनौपचारिक शिक्षा जो होती है उसमें ना तो आपका स्थान निश्चित होता है, ना समय निश्चित होता है, और वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? ऑप्शन दिया गया है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, गेस करेंगे आप लोग? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अगर हम लोग देखें, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार अगर अनुच्छेद में देखें, अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, आर्टिकल 343 के फर्स्ट में जो है, इसके मुताबिक हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा कौन सी है? तो राजभाषा आपका है हिंदी, राजभाषा हिंदी। आर्टिकल 343 के फर्स्ट के अकॉर्डिंग हिंदी आपकी क्या है? राजभाषा है। साथ ही जो इसकी लिपि है, यानी हिंदी की जो लिपि है, वो लिपि आपकी है देवनागरी, देवनागरी लिपि है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ऑप्शन दिया गया है जॉन लॉक का, रविंद्रनाथ टैगोर का, जॉन डीवी का या महात्मा गांधी का। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, एक कोटेशन है, एक परिभाषा है, जो कि आपका दिया गया था जॉन डीवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए, या शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, फिर दिया गया है बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग? चलिए देखते हैं। जो शिक्षा शब्द है, जो शिक्षा शब्द है आपका, ये जो बना है, ये बना है आपका शिक्ष धातु से। शिक्षा शब्द आपका संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष धातु से बना है, जिसमें क्या जोड़ा गया है? आ प्रत्यय लगाया गया है। यानी शिक्षा जो है संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से, आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ होता है, यानी जो शिक्ष लिखा है इसका अर्थ आपका होता है, इसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। इसका अर्थ है सीखना
या सिखाना, यानी सीखना और सिखाना दोनों हम लोग लिख सकते हैं, सीखना और सिखाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा, जो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ। अगला क्वेश्चन है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। ऑप्शन है पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग। देखिए, दूरस्थ शिक्षा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, तो इसमें जो होता है पत्राचार शिक्षा भी कहा जाता है। दूरस्थ शिक्षा तो ऑप्शन में यही दिया गया है, तो दूरस्थ शिक्षा हो जाएगा। फिर आपका दिया स्वतंत्र अध्ययन, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया है, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, यानी शिक्षण जो है इसके 3 केंद्र बिंदु जो हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिया गया है अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, दूसरा विषय, अध्यापक और श्यामपठ, फिर दिया गया है पुस्तकें, बालक और अध्यापक, नेक्स्ट आपका है बालक, बालिकाएं और अध्यापक। तो देखिए, जो शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु हैं उसमें आपका आता है अध्यापक, अध्यापक आता है, बालक आता है और पाठ्यक्रम आता है, और पाठ्यक्रम आता है। ये इसके 3 केंद्र बिंदु होते हैं, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन दिया है, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है, यानी क्या है जो शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। ऑप्शन दिया गया है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां या लेखन की कला। तो शिक्षा को जो रोचक और प्रभावशाली बनाता है वो आपका बनाता है टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शिक्षण में युक्तियां, यानी टीचिंग मतलब होता है शिक्षण और मेथड का मतलब होता है युक्तियां। तो टीचिंग में जो प्रयुक्त युक्तियां होती हैं, यानी शिक्षण में जो प्रयुक्त युक्तियां होती हैं वही शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया है जॉन डीवी का, रूसो का, फिर आपका दिया गया है फ्रोवेल का और मॉन्टेसरी का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग। तो देखिए, फ्रोवेल के अनुसार, फ्रोवेल के अनुसार जो है, फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, मारिया मॉन्टेसरी भारत आई, यानी मारिया मॉन्टेसरी जो है वो भारत में कब आई थी। ऑप्शन दिया गया है 1909, 1919, फिर दिया गया है 1929 और 1939। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, गेस करेंगे आप लोग। जो मारिया मॉन्टेसरी हैं वो भारत जो आई थी, तो आपका सन आपका है 1939। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है, यानी जो जनसंख्या शिक्षा है इसमें सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका है। ऑप्शन दिया गया है अभिभावकों का, समाज का, शिक्षकों का या राष्ट्र का। तो देखिए, जनसंख्या शिक्षा में जो सबसे अधिक उत्तरदायित्व होता है वो आपका होता है शिक्षक का, सबसे अधिक उत्तरदायित्व होता है वो शिक्षक का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा, शिक्षकों का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियां हैं, यानी प्रमुख चुनौती कौन है शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन के लिए। ऑप्शन दिया गया है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण कार्यक्रम, फिर आपका है शासकीय उदासीनता या उपयुक्त सभी। तो देखिए, शिक्षा के अधिकार में, अधिकार का जो है क्रियान्वयन में जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो आपका होता है कि प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव पहला, दूसरा आपका होता है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, तीसरा आपका होता है प्रशासकीय उदासीनता। तो ये सभी हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, यानी क्यों आवश्यक है। ऑप्शन दिया गया है, छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्रों को भटकने से बचाने हेतु, छात्रों को यानी शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, अगला आपका दिया गया है शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। तो पाठ्य योजना का निर्माण क्यों होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, गेस करेंगे आप लोग। जब भी आप पाठ्य योजना का निर्माण कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप लोग, शिक्षण को योजनाबद्ध करेंगे। जब भी आप पाठ्य योजना बनाएंगे तो शिक्षण को कैसे पढ़ाना है, कब कौन टॉपिक पढ़ाना है, उस टॉपिक के अंतर्गत पहले कौन सा पढ़ाना है, कौन सा बाद में पढ़ाना है, ये सब जो आपका जो होता है, ये आपका होता है पाठ्य योजना के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है, यानी क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया गया है, जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, या उपयुक्त सभी। तो परिवार के द्वारा जो बालकों को प्राप्त होता है वो होता है आपका जीवन व्यवहार की शिक्षा पहला, दूसरा आपका है पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, ये भी मिलता है, तीसरा आपका है जीविकोपार्जन की शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन यानी गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी, यानी जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो किस जीवन दर्शन पर आधारित थी। ऑप्शन दिया गया है, प्राकृतवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, या व्यवहारवाद। तो वैदिककालीन जो शिक्षा थी वो आपका आधारित थी आदर्शवाद पर। आदर्शवाद पर बौद्ध कालीन शिक्षा जो वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो आपका आधारित थी आदर्शवाद पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यानी अब यहाँ यहाँ से हमारा शुरू होता है अतुलघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा शुरू है प्रश्न नंबर 16 से। प्रश्न नंबर 16 है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था। तो जो टैगोर थे, यानी जो टैगोर हैं, ये जो धारणा थी सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी टैगोर जो थे, टैगोर को सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास था। टैगोर हमेशा शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका में विश्वास करते थे। कौन सी भूमिका में, तो परिवर्तनकारी, परिवर्तनकारी भूमिका में विश्वास करते थे। देखिए, टैगोर को सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास था। टैगोर हमेशा शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रोवेल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो आप लोग गेस करेंगे कि फ्रोवेल की दो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, इनकी जो पहली रचना है, फ्रोवेल की जो पहली रचना है वो आपका है एजुकेशन ऑफ मैन। पहली रचना आपका है एजुकेशन एजुकेशन ऑफ मैन। एजुकेशन ऑफ मैन, जो कि लिखा गया था 1826 ईस्वी में। दूसरी रचना है आपका इनकी इनकी दूसरी रचना है आपका मदर प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग्स। ये इनकी दूसरी रचना है, जो कि आपका है 1853 में। देखिए, फ्रावेल की प्रमुख रचनाएं, जिनमें से पहला आपका है एजुकेशन ऑफ मैन 1826 ईस्वी में, तथा मदर प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग्स 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लिखा है, जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए, या जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा क्या होती है। तो जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। कि जनसंख्या शिक्षा क्या है, एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें क्या होता है, जिसमें परिवार, समाज, कामा लगाएंगे, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा का
कोई दो विशेषता बताइए। दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, इसकी विशेषता बतानी है। तो देखिए पहला आपका है, दूरस्थ शिक्षा की दो विशेषताएं निम्न हैं, जिनमें से पहला है इसमें स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। यानी दूरस्थ जो शिक्षा होती है इस पे स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी पे अधिक बल दिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा जो है अप्रत्यक्ष शिक्षा होती है। यानी जो दूरस्थ शिक्षा है ये अप्रत्यक्ष होती है, डायरेक्ट नहीं होती है। यानी कि हम किसी विद्यालय में जाकर के वहाँ टाइम से इस अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं। यानी ये डायरेक्टली होता है आपका, ना इसका समय निश्चित होता है, ना स्थान निश्चित होता है, ना कुछ निश्चित होता है। तो ये आपका होता है दूरस्थ शिक्षा। प्रश्न नंबर 20 है, अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए, या अनौपचारिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखिए अनौपचारिक शिक्षा प्रत्यक्ष यानी पत्राचार जन संचार के साधनों द्वारा प्रदान की जाती है। जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो पत्राचार और जन संचार के साधनों द्वारा प्राप्त की जाती है। इसके लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं। यानी अनौपचारिक शिक्षा जो होता है इसका जो लक्ष्य या उद्देश्य होता है वो निश्चित नहीं होता, और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है। यानी इसका सिलेबस भी निश्चित नहीं होता, पाठ्यवस्तु या समय सारणी भी नहीं होती है। तो ये आपका हो गया अनौपचारिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया क्या है या मल्टीमीडिया किसे कहते हैं। तो देखिए मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजक करके दर्शकों व श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। तो ये आपका होता है मल्टीमीडिया। अगर मल्टीमीडिया हम लोग ऐप की बात करें तो आप कंप्यूटर जब चलाते हैं तो उसमें होता है VLC। फिर आपका होता है विंडोज मीडिया प्लेयर, ये सभी इसके होते हैं उदाहरण। अगला आपका है, बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या बौद्धकालीन शिक्षा की क्या विशेषताएं थी। तो देखिए बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला है यह शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान करती थी। यानी बौद्धकालीन शिक्षा में जो थी वो प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था थी। दूसरा आपका है, बौद्धकालीन शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्जा संस्कार होता था। यानी जैसे अब हम लोग एंट्रेंस एग्जाम देते थे वैसे बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए क्या होता था, प्रवज्जा संस्कार होता था। अगला आपका है प्रश्न नंबर 30 है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक जो हैं वो प्लेटो, फिर आपका है कामेनियस, फिर आपका है सुकरात, फिर डेकार्टे, हीगल तथा फ्रोवेल, ये सभी आपके हैं आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था। तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म अगर हम देखें तो 12 फरवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता यानी कोलकाता जो अब कलकत्ता में हुआ था, तथा इनके बचपन का जो नाम था वो नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की थी। चलिए देखते हैं। देखिए जो टैगोर ने 22 दिसंबर 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। बाद में, यहाँ बाद होना चाहिए, बाद में इसका नाम शांति निकेतन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ये आपका होता है शांति निकेतन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 22 दिसंबर 1901 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो ये आपका हुआ था पश्चिम बंगाल के जो है वो बीरभूम जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य बताइए। जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो जनसंख्या शिक्षा के जो लक्ष्य हैं वो निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला है छात्रों में परिवार के आकार के प्रति समझ विकसित करना। परिवार के आकार का मतलब जैसे परिवार में कितने सदस्य होने चाहिए, कम होने चाहिए या ज़्यादा होने चाहिए या मीडियम होने चाहिए, इन सभी के बारे में। दूसरा दिया गया है जनसंख्या की वृद्धि के कारणों और परिणामों को समझाने में व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। ये आपका हो गया जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए, या पर्यावरण प्रदूषण के क्या अर्थ होते हैं।
तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में किसी भी अवांछनीय सामग्री के शामिल होने से है, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बनती है। तो आपका होता है पर्यावरण प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? तो देखिए, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था, जिसे आज विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। तो ये आपका होता है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? तो जो प्लेटो ने संस्था स्थापित की थी, उसका नाम था आपका प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक और अकादमी, यानी इसको हम लोग अकादमी बोल सकते हैं। ये मेन यही है, इनकी जो संस्था है मेन यही है, अकादमी जिसका नाम था। और एक संस्था आपका ये है प्लोटेनिक प्लोटेनिस्ट है, प्लोटेनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक। ये है दूसरा अकादमी है, जो यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा की पहली संस्था थी। यानी अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा की पहली संस्था कौन थी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्लेटो की अकादमी। अगला क्वेश्चन है, राज्य से क्या अभिप्राय है, या राज्य क्या होता है? तो देखिए, राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन यानी सरकार के अधीन हो। ये आपका होता है राज्य। नेक्स्ट अब हमारे यहाँ से शुरू होता है अतः लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है, शिक्षा एक क्या है? त्रिभुजी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए, यानी कैसे है? तो देखिए, जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने छात्र को निश्चित समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्राप्त करता है। इसलिए शिक्षक विद्यार्थी के साथ ही साथ निश्चित पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता लिखिए, या वैदिक कालीन शिक्षा की क्या विशेषता है? तो चलिए देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना था। वैदिक कालीन शिक्षा में यानी वैदिक कालीन में छात्र छात्राओं को दी जाने वाली शिक्षा ही वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती है। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला आपका है मोक्ष प्राप्त करना, दूसरा आपका है संस्कृत का संरक्षण, फिर आपका है स्वस्थ चरित्र का विकास, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति, फिर आपका है लास्ट आपका है व्यक्तित्व विकास। तो ये सभी हैं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण एवं उनके दोषों का उल्लेख कीजिए। यानी प्रयोजनवाद के गुण और दोषों का उल्लेख करना है। तो प्रयोजनवाद के गुण, ये आपका है पहला हेडिंग है प्रयोजनवाद के गुण। तो प्रयोजनवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। फिर आपका है प्रयोजनवाद बालकों को व्यवहारिक जीवन हेतु तैयार करता है। अगला आपका है प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को अधिक बल देता है। यानी जो प्रयोजनवाद है वो सोचने पर नहीं क्रिया करने पर बल देता है। नेक्स्ट आपका है शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद एक प्रगतिशील दर्शन है। नेक्स्ट आपका है यह दर्शन शिक्षा को सामाजिक गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया मानता है। तो ये सभी आपके हो गए प्रयोजनवाद के गुण। अब हम देखते हैं कि प्रयोजनवाद के दोष कौन कौन से हैं। देखिए, प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देता है, पहला दोष हो गया। दूसरा, प्रयोजनवाद हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, ना कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दूसरा ये हो गया दोष। तीसरा आपका है प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानता है। नेक्स्ट आपका है प्रयोजनवाद शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं देता है। तो ये सभी के आपके हो गए प्रयोजनवाद के दोष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर के विचार को संक्षेप में लिखिए, या
रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में क्या विचार थे? तो चलिए देखते हैं। टैगोर का मानना था कि मनुष्य को केवल मनुष्य ही समझा, यानी मनुष्य ही समझ सकता है, यानी जो मनुष्य है उसे केवल मनुष्य ही समझ सकता है। उन्होंने अपनी शिक्षा उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया तथा वे शिक्षक को मुख्य आधार मानते थे। शिक्षक छात्रों को पवित्रता में विश्वास रखते हुए उनके साथ प्रेम तथा सहानुभूति व्यवहार व्यवहार करने के लिए कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जल प्रदूषण के यानी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के किन्हीं 4 उपायों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला आपका है पानी के रास्ते और समुद्री तटों की सफाई। दूसरा आपका है प्लास्टिक जैसे जैविक तौर पर नष्ट न होने वाले पदार्थ का इस्तेमाल ना करें। फिर आपका है जल स्रोतों में पशुओं को नहीं धोना चाहिए। नेक्स्ट आपका है जल प्रदूषण के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका के बारे में लिखिए। तो देखिए, विद्यालय जो है, विद्यालय शिक्षार्थियों और व्यापक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण अभियान और गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। इनमें वृक्षारोपण, सफाई अभियान और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता अभियान जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अतः पर्यावरण अतः पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय की भूमिका व विद्यालय का योगदान सर्वोपरि है। क्वेश्चन नंबर 37, बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर एवं प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। बाहर बालक दुकानों पर काम करते हैं तो घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का काम करती हैं या कार्य करती हैं। इन सब का प्रमुख कार्य है कि उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे स्कूल जा सकें। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार बनाया गया, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बालक शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं। तो ये आपका हो गया बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा शिक्षक एवं विद्यालयों की भूमिका पर अपने विचार लिखिए। तो शिक्षकों द्वारा प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम के साथ जीवन मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है। यानी जो शिक्षक होता है उसके द्वारा प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम के साथ ही साथ जीवन के जो मूल्य होते हैं उनकी भी शिक्षा दी जाती है। शिक्षक भावी पीढ़ियों के दिमाग और चरित्र को आकार देकर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल ज्ञान प्रदाता हैं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए मार्गदर्शक, रोल मॉडल और उत्प्रेरणा के रूप में भी काम करते हैं। फिर आपका है सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षा शिक्षक एवं विद्यालय के विभिन्न कार्य हैं, जिनमें से पहला आपका है नवीन परिवर्तन लाने में सहायक। दूसरा आपका है सामाजिक गत्यात्मकता। नेक्स्ट आपका है सामाजिक सुधार, ज्ञान के क्षेत्र में विकास। नेक्स्ट आपका है परिवर्तन की समीक्षा। ये सभी आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रोवेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। देखिए, फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा एक मूल उद्देश्य बच्चों को अपनी दैवी रूप और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है। फ्रोवेल का मानना था कि शिक्षक द्वारा यानी शिक्षा द्वारा बालक का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होता है तथा उन्हें सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना एवं उनका चारित्रिक विकास करना और उन्हें पवित्र जीवन जीने की ओर अग्रसर करना भी आवश्यक है। यह आपका हो गया फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका एवं उनके प्रभावों को अपने शब्दों में लिखिए। चलिए देखते हैं। वर्तमान समय में जनसंचार माध्यम और समाज में गहरा संबंध एवं निकटता है। इसके द्वारा जन सामान्य की रुचि एवं हितों को स्पष्ट किया जाता है। जनसंचार माध्यम राष्ट्रीय विकास में तीन तरह से सहायक होते हैं, तो जिनमें से पहला आपका है जनता को राष्ट्रीय विकास की सूचना देना। दूसरा, विकास प्रक्रिया को सहभागी बनाना। तीसरा, विकास के लिए आवश्यक तकनीकी दक्षता प्रदान करना। अतः सूचनाओं को प्रेषित करना तथा एक विशेष दृष्टिकोण में उन्हें व्यवस्थाबद्ध करने का कार्य भी जनसंचार माध्यम द्वारा किया जाता है। तो ये सभी आपके हो गए जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका एवं उसके प्रभाव को अपने शब्दों में लिखना। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस क्लास का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस यहाँ से जाके इसका PDF नोट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वहाँ नहीं मिलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे, PDF नोट करके लिंक लगी होगी, PDF नोट, यहाँ से आप जाके इसका पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।